उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। किस सेक्शन में क्या आइडियल कट ऑफ होनी चाहिए थी, क्या आइडियल आपके अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे, कितने आपने करे, कितना आप आपको आपके लिए कितने ठीक है, आप कितने पानी में हो, ये सब चीजें हमें बेसिकली आज पता चल जाएगी, पर सब्जेक्ट वाइज हमें पता चलेगी। तो सबसे पहले वील वेलकम आशीष सर। थैंक यू सो मच आशीष सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू once again. I know amidst all these technical difficulties, थोड़ा सा That's yes, the beauty. That's the beauty of this. Correct sir, correct. Hi Ruin ma'am. Hello sir. Thank you so much for joining in again. I know आपने एक बार पूरा एनालिसिस दे चुके हैं, पर हम आपका वापस से एक बार हम आपका थोड़ा सा ब्रेन स्क्रैच वापस करेंगे। Hi Amin sir. Hi sir. Hi. Welcome to the session. Thank you so much sir. You made it. Vineet sir, thank you so much for your presence again. I thank you again from the bottom of my heart sir. You have made it so far. I am sure students will be immensely benefited from your presence today. All right. So सबसे पहले दोस्तों फटाफट से बिना आप मुझे बताएं, आप क्लैट आपके सर पे है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। We'll do a short and crisp session directly targeting your mock analysis. That's about it. स्ट्रैटेजी सेशंस एलेट का करते रहेंगे बाद में। आज की डेट में सिर्फ हम बात करेंगे मॉक एनालिसिस की, राइट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रुइन मैम से। रुइन मैम प्लीज रन अस थ्रू द एलआर सेक्शन, ऑल योर्स मैम। सर जैसे आपने कहा कि आज स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करेंगे, विल जस्ट डिस्कस अबाउट द मॉक दैट वाज कंडक्टेड फॉर ALET and this is number 6. So I've already kind of, sorry, just a second. I have made this sheet already so that I can tell you ki how many questions were there. So question number 36 to 70, total 35 questions, right, of LR were there. And if we look at the distribution of critical and analytical reasoning, there were 1, 2, 3, 4, 5, 6 and just 6 questions from critical reasoning. Just 6 questions. That means जिन बच्चों को critical reasoning मुश्किल लगता है, in this particular mock आपके पास 29 analytical reasoning के questions थे, क्योंकि mostly बच्चे कहते हैं कि मैम analytical reasoning थोड़ी सी easy लगती है. However, if I look at the level of the section, यहाँ पे level I would say it was easy to medium, not very difficult, very easy questions were there. The only medium level questions जो मैंने देखे, they were from critical reasoning, और वो भी मैं इसलिए medium level बोल रही हूँ क्योंकि आपको शायद 1 से 2 बार ही उनको बार-बार रीड करना पड़ रहा था, so that you know कि अच्छा इससे मैं क्या assume कर सकता हूँ, या फिर there were some cause and effect questions, तो उनके लिए आपको 2 या 3 बार ही रीड करना पड़ रहा था. Other than that, difficulty level ज़्यादा नहीं था. So out of these 6, I would say अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग आपने ज्यादा तैयारी नहीं करी है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, आप 6 में से 2 क्वेश्चंस बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो. दे आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू अचीव. बहुत इजी थे द 2 क्वेश्चन जिनके बारे में बात कर रही हूँ, देखने पे आंसर पता चल रहा था. However, if I talk about the analytical section, there were 10 questions from logical puzzle. लॉजिकल पजल के जो 10 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन ऑफ मीडियम लेवल एंड दीज 5 क्वेश्चंस ऑफ इजी लेवल. अब ये मैं मीडियम लेवल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यस ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बट किसी भी बच्चे ने जिसने लॉजिकल पजल को थोड़ा सा भी अच्छे से अटेम्प्ट करा है, वो आराम से इसको 6 से 7 मिनट्स में सॉल्व कर सकता था. अगर आप कई बार क्या होता है, यू फाइंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेरी डिफिकल्ट, तो शायद आप इसमें 9 मिनट्स के आसपास कंज्यूम कर सकते थे, इससे ज्यादा नहीं. So this was doable. So I would add 5 more to this one. And ये जो particular logical puzzle था, question number 44 से 48 के लिए, this was very easy. 3 minutes के अंदर solve हो रहा था. 3 minutes में logical puzzle solve, and I would say 30 seconds to just mark the question. So this was doable. I would say आप ये 10 के 10 questions कर सकते थे, कोई भी question छोड़ने के लायक नहीं था. जो बचे questions जो सबसे ज्यादा time consume करके गए हैं, those were the 7 questions of data sufficiency. क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कंडीशंस थोड़ी सी ज्यादा थे, मुझे हर एक कंडीशन को देखना था कि क्या मुझे इससे आंसर मिल सकता है या नहीं, तो उसकी वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग हो गया. यूजुअली 1 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो जाता है, मुझे लगता है ये 7 मिनट्स कुछ 10 मिनट के आसपास सॉल्व हुए होंगे. तो इतना टाइम बच्चों को लगा होगा. बट क्या मैम ये छोड़ने चाहिए थे क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग थे? आई डोंट थिंक सो.
आई डोंट थिंक सो आप इनको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे. तो यस, आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो. दिस इज आप बड़े आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो. आई वुड से आपको करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व. हाउएवर कोडिंग का एक क्वेश्चन था जिसको मैंने मीडियम लेवल लिखा है और साथ में लिखा है ट्रिकी. अब ये मीडियम लेवल इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो यूजुअल कोडिंग से नहीं आते हैं. ये हर बारी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, डिफरेंट टाइप की कोडिंग आती है, आपने बार बार देखे नहीं होते हैं ये क्वेश्चंस. तो अगर आपने ये 5 अटेम्प्ट नहीं भी करे, आई वुड से ओके फाइन, आई डू नॉट माइंड. लेकिन अगर आप इनको सॉल्व करते तो मुझे लगता है ये अंडर 2 या 3 मिनट्स आपको पता चल जाता कि किस टाइप का कोडिंग है. एंड जब आपको वो पता चल जाता कि ये किस टाइप का कोडिंग है, आप 5 क्वेश्चंस की आप उनके कोड्स फाइंड आउट कर सकते थे, आप उनके वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते थे. ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था. सो बचे क्वेश्चंस जो दे वर नॉट इवन फ्रॉम द सीरीज, दे वर फ्रॉम द सीक्वेंस पार्ट. सुपर इजी, बच्चों के बहुत सिंपल लगता है. फैमिली ट्री सुपर इजी था, वेरी इजी टू सॉल्व. सो ओवरऑल मैंने ऑलरेडी देखा है कि अगर किसी बच्चे ने मीडियम लेवल का भी तैयारी करा है कि चलो मैं आज 15 दिन पहले मैंने तैयारी करना शुरू करा लॉजिकल का और आज मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ. सो 26 वाज द मिनिमम अटेम्प्ट. एंड किसी की तैयारी अगर बहुत अच्छी हुई है, आई वुड से 31 वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, क्योंकि देयर वर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग जहाँ पे हाँ आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता और आप बोल सकते हो कि मैम नहीं, आई डिड नॉट फील कॉन्फिडेंट, सो आई लेफ्ट दीज क्वेश्चंस. एंड आइडियल टाइम सर 23 to 26 minutes for the first one, for the 26 minutes वाला section. लेकिन अगर मैं 31 की भी बात करूँ तो आप +2 minutes ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने आपके 5 questions ऐड करे हैं, ये these were from this coding section. अगर आपने कोडिंग सॉल्व कर लिया तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे. सो ओवरऑल आई वुड से आइडियल अटेम्प्ट वाज बिटवीन 26 to 31. दिस कैन वेरी. 26 मिनिमम होना ही चाहिए था, इससे नीचे आप नहीं जा सकते हो. अगर आपने थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करी है, 31 इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम एलआर में तो मुझे 35 के 35 चाहिए, नहीं होने वाला है. नेगेटिव मार्किंग भी है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस है. तो सर दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. राइट, थैंक यू सो मच मैम. मैम अब प्लीज स्पिल द बीन्स. क्या बन रहा है बताइए दो मैम अब. व्हाट आर यू कुकिंग? मैं और अमन सर कब से यही सोच रहे हैं, हमारे तो मुंह में पानी आ रहा है. सीटी की आवाज आ रही है. आ रही है. छोले भटूरे तो नहीं बन रहे कहीं? तो वहीं पे है. राइट अमन सर, सही बोल रहा हूँ? एक्चुअली सर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो यूजुअल जिस प्लेस पे मैं होती हूँ मैं वहाँ पे हूँ नहीं. वो किचन के पास, इन्वर्टर के पास वाली स्पेस. हम लाइक लैपटॉप लेके बहुत अच्छी प्लेस है. दिस इज द fifth one, ma'am. This is the fifth one. तो कुछ तो आज कुछ स्पेशल बन रहा है. चने है सर, चने ही है. चने. Oh yes. यार. Alright. Thank you रोहिन मैम. बहुत ही जबरदस्त क्रिस्प आपने एकदम पूरा ये बताया. और सबसे अच्छी बात मुझे मैम यहाँ पे क्या लगी, आपने बहुत बड़ी रेंज दी 26 to 31, और उसके साथ आपने आइडियल टाइम के लिए भी आपने एक रेंज रखी, जो कि बहुत ही सही है दोस्तों. अगर आप देख सकते हो वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जबरदस्त है, आरओआई कितना है. आप जो इतना टाइम लगा रहे हो उससे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं आपको. वाओ, 90 मिनट्स का ये पेपर है, वहां पे 150 क्वेश्चंस है, तो यही तो चाहिए हमें. तो बहुत सही था. और हमने देखा डिफिकल्टी लेवल भी काफी तेज था इसका, एलआर का. चलो थैंक यू रोहित मैम, थैंक यू सो मच. अब बात करते हैं अमन सर. ओके, सो आई थिंक एलए जो था इस मॉक में बहुत इंटरेस्टिंग था. इंटरेस्टिंग क्यों था? बिकॉज इट वाज अनलाइक the LA we have seen in the previous LA जो अभी हाल फिलहाल में है, जो 2-3 साल के एग्जाम से उससे थोड़ा अलग था. वो क्यों था? Because there were 15 questions on legal reasoning and there were close to 20 questions. If I also add जो reason assertion के base जो होते हैं, right, and those are a little tricky. तो I think जो question था that was with रिस्पेक्ट टू बाबरी मस्जिद केस, राइट, राम जन्मभूमि का जो केस था उससे रिलेटेड था वो रीजन असर्शन. तो वो थोड़ा ट्रिकी था. बट ओवरऑल देयर वर 20 क्वेश्चंस व्हिच वर फ्रॉम लीगल नॉलेज. नाउ व्हाई इज दिस इंटरेस्टिंग? बिकॉज अगर आपने ये पेपर को देखा, एंड अभिनीत सर हम बार बार बोलते हैं कि कई बार आपको पेपर उठाकर पहले एक बार देख लेना चाहिए कि पेपर में क्या आया है, क्या चेंजेस हैं. तो आई गेस अगर ये मॉक आप दे रहे थे और अगर आपने इसको पहले उठाकर एक जस्ट लाइक एक रीड किया होता, तो आई वुड हैव रिकमेंडेड कि आपको एलए से शुरू करना चाहिए था. रोहिंद मैम ने बताया कि एलआर काफी डुएबल था. आई गेस एलए इस
mock का, right, it could have been a game changer. Why? Because there were only 15 questions on legal reasoning. तो जो ALET का जो एक normal होता है कि there are 15 to 20 or even 25 problems on legal reasoning, and that takes a lot of time. So you know, so वो आपका जो पूरा time था वो इस पेपर में पूरा change हो सकता था अगर आपने ये realize कर लिया होता कि LA time consuming नहीं है. So there were a lot of questions on legal knowledge which were tough, right? जो कि tough थे. For example, there was this question on law commission. Again, अगर आप उसकी options पढ़ रहे हैं, options पढ़ने के बाद आपको realize होता है कि हाँ ये doable था. तो legal knowledge में कुछ एक सवाल ऐसे थे जो कि शायद ज़्यादा time consuming थे. But overall अगर हम देखें तो ALET के perspective से अगर आपको याद होगा, Minister, I think this is only 4 years back or 5 years back जब ALET ने एक ऐसा पेपर दिया जहां पर 25 क्वेश्चंस जो थे वो लीगल नॉलेज के थे, एंड दोस क्वेश्चंस वर नॉट इजी. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि क्वेश्चन चाहे इजी नहीं है, बट आप वो टाइम यूटिलाइज कर सकते थे किसी और सेक्शन के लिए, और ALET जैसे एग्जाम में ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है कि अब कहां का टाइम कहां फिट होने वाला है, राइट? सो आई विल स्टार्ट विद जो लीगल रीजनिंग के थे क्वेश्चंस थे. अगेन if I have to you know like take a few examples, तो ज्यादातर questions इसमें ऐसे भी थे which were you know like जिसको कहते हैं old wine in new bottle, right? For example, there was this question on self defense. तो बहुत interesting था कि principle exactly self defense के बारे में बात नहीं हो रही थी, और facts बहुत similar थे that if someone is running away, can you shoot the person? But अलग क्या था, the language of the principle was different. लेकिन आंसर अगर आपने पहले यू नो लाइक यू हैव सॉल्व द प्राइमर, यू हैव सॉल्व ऑल द शीट्स, तो आंसर आप स्टेट काफी इजीली उस आंसर तक पहुंच सकते थे. सो आई वुड से दैट इट वाज नॉट टाइम कंज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. एक और था, राइट, इट वाज ऑन फाइंडर ऑफ गुड्स. एक जो एक सेट था, राइट, लीगल रीजनिंग में भी एक सेट था व्हिच वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन उसी के आसपास थे. यू नो हाउ फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट, अगर जिसको गुड्स मिलते हैं तो उसका राइट क्या होगा विज़ कि जिससे वो चीज रही, या ऑल ऑफ दैट. तो आई थिंक वो एक 3 सेट का जो क्वेश्चन था, दैट वाज स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग, बट ओवरऑल आई वुड से लीगल रीजनिंग वाज वेरी डुएबल. अगर आपने प्राइमर सॉल्व किया हुआ था और यू नो क्लास एक्सरसाइज, तो क्वेश्चंस का लैंग्वेज अलग था, लेकिन आंसर का जो रीजनिंग का जो वो था स्टाइल था, वो सेम आने वाला था. तो आई गेस वो एक पार्ट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जो कि बच्चों को समझना चाहिए था. सेकेंडली, लीगल नॉलेज पे अगर हम आते हैं अविनू सर, तो आई थिंक देयर वर ओनली 3 or 4 क्वेश्चंस, राइट, जो कि आपको टाइम, जिसपे आपको टाइम लगाना था सोचने में कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बिकॉज जो ऑप्शंस थे वो इजी नहीं थे. फॉर एग्जांपल, यू नो, व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, राइट? सो जहां पे नॉट आ जाता है वहां पे थोड़ा आपको देखना होता है कि 4 में से 1 ऑप्शन है, 4 में से 2 ऑप्शन है. सो आई गेस a lot of students could have left that question, right? So ऐसे 2 या 3 जो सवाल थे, बिकॉज लीगल नॉलेज ज्यादा था एंड नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर आप 100% श्योर नहीं थे तो यू कुड हैव लेफ्ट दोज questions as well. There was this question on this case, right, यशवंत सिन्हा versus CBI. तो जो कि I'm sure क्लास में भी हमने किया होगा, पर अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज है, rather than wasting your time on that, because उसके options थोड़े से tricky थे. It wasn't a straightforward case कि इस केस में क्या हुआ, right? So I think so वहां पर थोड़ा सा आप देख सकते थे कि attempt करना है या नहीं करना है. बट अगर मैं मॉक को एनालाइज करूं तो आई गेस मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या थी कि अगर आपने 5 मिनट दिए, 5 मिनट छोड़िए, अगर आपने 2 मिनट दिए मॉक स्टार्ट करने से पहले, और अगर आपने LA को आइडेंटिफाई कर लिया था कि दिस हैज ओनली 15 क्वेश्चन ऑन लीगल रीजनिंग, देन व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू कुड हैव चेंज योर स्टाइल अ बिट. आप चाहे पहले आपका जो यूजुअल स्टाइल होता है, यू कुड हैव स्टाइल यू स्टार्ट विद VA और LR, बट इस पर्टिकुलर मॉक के लिए यू कुड हैव स्टार्टेड विद LA. That would have given you a definite edge, because time का issue नहीं था LA में, it was more about accuracy कि आपको कितना आता है, right? So वो मुझे लगा कि ज़्यादा वो था, and yeah, I think that's more or less from the LA part. If you ask me कि क्या अच्छा attempt था,
I would say 28 to 31. I think मैं एक ऐसा बता रहा हूँ because legal knowledge ज़्यादा था, है ना? अगर ज़्यादा reasoning होता तो I would have been more comfortable in saying कि हाँ मतलब 32 का attempt ज़्यादा अच्छा था. But I think time was not a constraint as far as LA's section was concerned. Time का issue नहीं था, हाँ, but ये था कि आपको कितना attempt करना चाहिए, और because legal knowledge ज़्यादा था, तो I'm saying कि you could have attempted less of legal knowledge. So 28 to 31 would have been a very good attempt. And I think if you could have, like if you're scoring 26, अगर आप 31 का अगर आपका attempt है, if you're scoring 25, 26, so that would have been a very good score. Wow. तो थैंक यू सो मच सर, अमन सर, एकदम डिटेल में बताया। और यही सर अमन सर आपने जो बोला उसमें वही है, फ्लेक्सिबल अप्रोच अगर है आपके पास, इफ यू आर रेडी, इफ यू ट्राइड एंड टेस्टेड, आपने खूब सारे किया है, तो फिर आपका ये जो फ्लेक्सिबल अप्रोच बताई आपने, ये कितनी सब जबरदस्त एडवांटेज है। अमन सर, क्या ये जो स्ट्रेटेजी है, डू यू थिंक दिस इज अ मेक और ब्रेक स्ट्रेटेजी? आई थिंक सर, अमीन सर, मेरे लिए एलेट के लिए तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि ये है। आई थिंक जब आपने लास्ट वाला सेशन जो हमें बीच में रोकना पड़ा था, और आप बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज बता रहे थे कि कि एलेट में आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आप कुछ एक चीज निकाल सकते हैं। तो एक चीज जो एलेट के प्रीवियस ईयर पेपर से निकल के आती है, वो ये निकल के आती है कि एक सेक्शन जो होता है ना, वो जो हम आपस में बात बोलते हैं ना, धप्पा, राइट? वो ऐसा एक सेक्शन होता है, और जितने बच्चे पहले 5 मिनट में वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि ये एक सेक्शन इस साल अलग आ गया है, आई थिंक इफ यू कैन डू दैट, बिकॉज वी ऑल नो, राइट, एलेट के कट ऑफ्स कहाँ 100 से 98 से सीधा 68 70 पे आ चुके हैं। So if you can identify that section within the first 5 minutes that this is it, right, और एक आपको एक easy section मिल जाता है, and I think अगर आप एक section में if you can score say 25 or a score of 28 out of 35, then your overall job gets like very easy, क्योंकि आपको फिर बाकी में कुछ ना कुछ और निकालना है। But I think flexible approach एलेट में मैं definitely बोलूंगा, because time बहुत कम होता है, right? And I always tell my students कि just go for the best shot. आपका best shot क्या है? आपका जो सबसे आपको favorite या जो आपका strong section उस एग्जाम में लग रहा है। हो सकता है कि आपका usually VA बहुत strong रहा हो, but आपको पैसेज देख के आइडिया हो जाएगा कि जो पैसेजेस आए हुए हैं, मे बी इट इज नॉट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। आई थिंक वो अगर आप आइडेंटिफाई कर लें, आई थिंक एलेट के एग्जाम में वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। इसके बाद अब मैं श्योर हूँ आपको एलआर और एलए के लिए एकदम बवंडर आपको समाचार मिल चुका है। वो क्या है कि मिनिमम मार्क्स 26 और 28 हैं। दोनों ने जो रेंज बताई वो स्टार्ट उन्होंने 26 28 किया, तो 54 मार्क्स तो मैं यहाँ पे ही सील कर देता हूँ आपके, तो इतने तो आने ही आने चाहिए मिनिमम जो है। ऑलराइट, सो वील मूव टू आशीष सर। थैंक यू सो मच। अमन सर, अगेन आपने बताया बहुत अच्छा, मतलब काफी क्लैरिटी मिली होगी बच्चों को, आई एम श्योर। आशीष सर, ऑल योर्स, प्लीज गाइड अस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फॉर एलेट हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट taking the inferences from the previous year papers and everything. So one inference regarding ALET that you can take, that this paper, gives you unpredictable English. तो आपको एक साल जब इंग्लिश ऐसी आएगी जो आपको बिल्कुल हवाइयां दे देगी, जो आपको कहेगी कि भैया this is the toughest section. All right, and for the first time, for any paper, I would say that English is the toughest. All right. अब बाकियों में हम बोलते हैं कि आपको मैथ से डरने लगता है, इंग्लिश इसमें टफेस्ट हो जाती है, क्योंकि एक सेक्शन एक साल आता है कि जिसमें इतना डिफिकल्ट आ जाता है, तो आपको लगता है कि दिस इज मैचिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ एससीटीज एंड ऑल, जहाँ पर रीडिंग का बहुत ज्यादा आता है। और वही हम एक तरफ देखते हैं कि जहां पर आपसे बिल्कुल बेसिक्स पूछे जाते हैं, राइट? आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछ ली जाएगी, इस चीज का क्या है, मतलब क्वेश्चंस लाइक आपको सेंटेंस दिया है, मार्क करके दिया है, उसमें से पूछा गया है कि प्लीज बताएं इसमें नाउन कौन है या प्रोनाउन कौन। अब आपने ये बेसिक चीजें हम हमेशा स्किप कर देते हैं, बिकॉज अ स्टूडेंट, इट्स अ साइकोलॉजी, वो बोलते हैं, स्टडी है कि बच्चा जो हमेशा है उसको लगता है कि डिफिकल्ट चीजें पढ़ना, बेसिक चीजें नहीं पढ़ता। और यही चीज होती है इंटरव्यू के लिए, कि जब आप बेसिक नहीं पढ़ते हो, अब आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, राइट? सो वो चीज हो जाती है। तो इतनी ज्यादा वैरायटी है इसमें कि बच्चे के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है।
और वही बात जो अमन सर ने अभी हमको बताई कि वो सेक्शन अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा बिल्कुल ही अलग आ गया, दैट इज वन थिंग एंड अ पॉइंट व्हिच ऑफ कोर्स विल मेक अ डिफरेंस। सही बात है। क्योंकि जो हमारे कट ऑफ्स हैं उसके हिसाब से अगर आप चलें, जब आपने वो एक सेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको पता है कि मुझे कहाँ दूसरे सेक्शन से, ऐसा नहीं है कि सारे सेक्शन ऐसे ही आ जाएंगे, तो कौन से ऐसे सेक्शन है जहां से आप वो मार्क्स चुरा सकते हो। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू पे अटेंशन टू एज फार एज A-Lit इज कंसर्न। आइडेंटिफाई द एलिफेंट इन द रूम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल करेक्ट आपने बोला। तो अगर हम A-Lit 6 की बात करें क्विकली, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 71 ये आपका इडियम का क्वेश्चन था। आपके बाद क्वेश्चन नंबर 72 टू 76 ये क्वेश्चन आपका वोकैब का था। उसके बाद आपके पास 77 टू 80 क्वेश्चन थे, ये आपका इडियम का था अगेन। दिस पार्ट pretty doable, so this comes out to be 72 3 4 5 6 5 6 and 7 8 9 10 क्वेश्चंस आपके ये हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे जो कि काफी सारे इस वाले में थे, और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपका कमांड ओवर वोकैबुलरी इज गुड देन वो आपके लिए इजी बन जाता है, लेकिन उसके अंदर जो चॉइसेस थे वो बहुत क्लोज थे, तो वो कंफ्यूजिंग थे बहुत ज्यादा। राइट सर। द चॉइसेस, ठीक है। एक क्वेश्चन था 82 वाज ऑन सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। अगेन मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मीडियम क्वेश्चन था, लेकिन ये डुएबल था क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं, क्योंकि हम लोगों ने जब टैगिंग और ये जब बनाए थे तब हम एक लेते हैं कि कितना टाइम है आपके पास प्रिपरेशन का, और अब आपके पास टाइम कितना था, तो उसके बेस पे ये अब ये डुएबल क्वेश्चंस में आ सकता है। दिस वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। उसके बाद आपके पास पैराजंबल्स के क्वेश्चन थे। पैराजंबल के क्वेश्चन आपके पास थे 5 क्वेश्चन थे पैराजंबल्स के, और आरसी के थे आपके पास 10 क्वेश्चन। ये टोटल पूरा आपके पास एक सिनेरियो था जो आपको कर सकते थे। The overall difficulty level of this particular paper, I would say, was medium to difficult. It was not an easy paper. Why? Because ये जो आपके पास मैं लेके चले 10, 20, 25 और एक 26, ये 26 क्वेश्चन जो आपके पास थे, उसके अलावा सारे क्वेश्चंस वर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और आपके पास ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। तो मेरा जो आपके लिए बन जाता है मिनिमम इज, जो आपको अटेम्प्ट मतलब सही करोगे आप जो इसके अंदर से, दैट आई कैन टेक टू बी 11, 16 एंड बचे हुए क्वेश्चन जो थे, तो आई शुड टेक अराउंड 22 क्वेश्चंस, दैट शुड बी डूएबल, ठीक है। दिस इज द मिनिमम। एक ऐसा बच्चा जो अपने आप को वर्बल एबिलिटी में क्या कहते हैं थोड़ा सा कम मानता है, वो कहता है मॉडरेट उसकी, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो स्ट्रेस था वो टुवर्ड्स द रीडिंग साइड। करेक्ट। और अगर आपका रीडिंग स्ट्रांग नहीं है तो पैराजंबल्स के क्वेश्चन, ये मतलब ये मान के चलिए आपके पास 1 2 3 4 और 5 9 क्वेश्चंस आपके पास ये थे जो फिल इन द ब्लैंक्स के थे। राइट। कितना टाइम कंज्यूम, टाइम बचा। तो ये 9 क्वेश्चंस आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के थे, 5 यहाँ से 14 और 10, तो 24 क्वेश्चंस जो रीडिंग साइड में थे। और अगर आपका रीडिंग स्ट्रांग नहीं है और पैसेजेस जो थे उनका लेंथ भी काफी अच्छा था, तो 22 था। और अगर आपका बहुत मतलब आप मानते हो कि मेरा इंग्लिश इज अ स्ट्रांग पॉइंट, देन आई वुड सजेस्ट कि आप, वैसे तो खैर आगे की तो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है that around 28 to 29 questions आप इसमें से कर सकते हैं। they were doable questions, ठीक है। तो this is what is the minimum, and इसमें जो टाइम आपको लगना चाहिए था वो आपको लगना चाहिए था, अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है तो उसको लगने चाहिए थे कुछ 17 मिनट, ठीक है। एक बार आप पूरा ग्लांस कर सकते थे पेपर को, 35 क्वेश्चन, और अगर कोई एवरेज एक बच्चा है तो उसको 22 मिनट। दिस इज व्हाट द टाइम रेंज इज, दिस इज व्हाट द टाइम स्कोर रेंज इज व्हिच यू कैन गेट इन A-Lit 6। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये तो हो गया मॉक
6 का एक ओवरऑल चीज सिर्फ एक 1 सेंटेंस में बोलना चाहूंगा. ALET is unpredictable as far as English is concerned. ठीक है, उसका चाहे पैसेज हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे वोकैबुलरी हो, आपसे वो ग्रामर के बिल्कुल बेसिक्स पूछ सकते हैं और आरसी का एक ऐसा पैसेज दे सकते हैं जो आपको लगेगा कि भाई साहब क्या ही दे दिया, ये नहीं हो पाएगा. ठीक है, मुझे अगर सही याद है और आप प्लीज करेक्ट करिएगा कि एक बार तो ये तक बोला जाता है कि जो ALET की आरसी आती थी वो शायद LSAT और ये जो पेपर्स होते हैं SAT उनसे भी ज्यादा डिफिकल्ट आती थी. मैट लेवल की के सामने आरसी जो थी वो क्लैट की आरसी इतनी डिफिकल्ट नहीं आती थी जितनी ALET की आती थी. ये प्लीज आप मुझे करेक्ट करिए अगर मैं एग्जैजरेशन करके बोल रहा हूँ तो. परफेक्ट, बिल्कुल सही है. तो सर ये बात है, थोड़ा सा ये सेक्शन मैं कहूंगा कि ALET इज अनप्रेडिक्टेबल एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न. ठीक है, ओवर द इयर्स हमने देखा है. देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच, एक टॉपिक एग्जांपल दे देता हूँ. फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो शायद मुझे अब काफी टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने बहुत कम टाइम देखा कि किसी एग्जाम में आया हो. लेकिन ALET में मैंने उसको एटलीस्ट शायद आई थिंक 2 बार तो देख लिया है कि वेयर द क्वेश्चंस ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं, जहाँ पर आपको दिया है पोएटिक डिवाइसेस में आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी है. करेक्ट. कुछ आपने पढ़ी होंगी लेकिन कुछ ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी नहीं होंगी. ये डोट्स जैसे आपने नहीं पढ़ा होगा शायद, तो आपको पता होना चाहिए. तो ये जिस साल आया था वो उस साल के बच्चों के लिए वाज अ न्यू थिंग. वो यमन सर वाली बात कि ये क्या हो गया, ये तो अभी तक कभी आया नहीं था. तो ये चीज है. तो दिस इज व्हाट माय एनालिसिस फॉर द इंग्लिश सेक्शन. राइट, थैंक यू सो मच आशीष सर, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई एम श्योर कुछ बच्चों का आइडिया भी मिल चुका है टू एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एज फार एज वर्बल एबिलिटी इज कंसर्न्ड. है ना, डिफिकल्टी लेवल तेज भी आ सकती है, धीरे भी आ सकती है, मतलब डिफिकल्ट भी हो सकता है. द पेपर कैन बी रियली इजी एज वेल. सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स. We should leave no stone unturned as far as our preparation is concerned. Right? Thank you so much, Ashish sir. Thank you so much. Bineet sir से अब हम मुलाकात करेंगे दोस्तों. हम उनसे पूछेंगे जो हमारा मैथ्स का सेक्शन है, जो सबसे लास्ट में जो रखा हुआ था 141 से 150 तक जो क्वेश्चंस थे आपके 10 क्वेश्चन थे, उनके लिए क्या आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, क्या आइडियल टाइम होना चाहिए था, क्या कट ऑफ होना चाहिए था. Bineet sir, all yours. Please run us through the section. Thank you, sir. So ALET is one such examination where you'll find questions, so few questions on QA, right? आप generally aptitude का examination किसी भी level पे दें, class 12 के level पे दें, graduation के level पे दें, post graduation के level पे दें, आप इतने कम questions QA में किसी examination में नहीं देखेंगे. Correct. But this is not the most interesting part. The most interesting part is that कि normally by and large in most of the examinations QA is the most troubling part. ठीक है, ज्यादातर एग्जामिनेशन में आप अगर IPM इंदौर की बात करें, रोहतक की बात करें, एनी एग्जामिनेशन, DU JAT की बात करें, it is the most troubling part. But in examinations like CLAT and ALET, जिस तरह का स्टैंडर्ड है इस एग्जामिनेशन का, राइट, जो मींस ये ऐसे एग्जामिनेशन है जो बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को खंगाल लेते हैं, राइट, पूरी निचोड़ लेते हैं. आप इसका classic example है, go and see the questions of legal aptitude, look at the questions of general awareness, look at the questions जैसे आशीष सर ने भी डिस्कस किया, it's very unpredictable the verbal ability part. and मैं जब LR की एनालिसिस देख रहा था तो मैम ने बहुत सारे क्वेश्चंस में मेंशन किया था टाइम कंज्यूमिंग एंड सो ऑन, राइट. तो मुझे ये जरूर समझ में आया, इतनी छोटी सी बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि भाई ऐसे एग्जामिनेशन में जहाँ पे दूसरे सेक्शंस का स्टैंडर्ड इतना हाई है, definitely QA is going to be a cushion for the candidates in this examination. वो अपने आप में एक बहुत बड़ा bonanza है, right? Absolutely. तो यहाँ पे चीजें बिल्कुल ALET में उल्टी हो जाती हैं. Things are equally, it's exactly opposite. जहाँ पे दूसरे examination में it is very troubling in nature, in this examination it acts as a cushion, right? Even mathematics किसी का अगर अच्छा नहीं भी हो तो उसके लिए भी there is something out of these 10 questions कि उसमें कुछ वो 5-6 questions बना ही लेगा, right? और and you compare the standard, जैसे कि आप जनरल अवेयरनेस का ही देखिए, CIC के बारे में जानना है आपको, अडानी पोर्ट एंड कृष्णापट्टनम पोर्ट वगैरह कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपको, ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग,
ये जो इतना डाइवर्सिटी है, सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आपको ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग से होगा, तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हो कहाँ अडानी पोर्ट से हो गया, तो एक क्वेश्चन आपको महिला पुरस्कार से हो गया, सशक्तिकरण विमेन फाइटर पायलट्स एंड ऑल। एक क्वेश्चन यूएनएचआरसी जो श्रीलंका का केस था, वो यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लुक एट द डाइवर्सिटी। बच्चा एग्जॉस्ट हो जाएगा ये सारी चीजें पढ़ने में। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स आपके मतलब आई वुड से इट एक्ट्स एज अ वॉलिनी, right? It would act as a Volini. So this is the best part of this examination. Now, when we talk about this paper. So guys, and please do not be surprised. हालांकि you are used to, क्योंकि इसके पहले आपने 5 एनालिसिस एलेट की ऑलरेडी देखी हैं, and you are also used to for the CLAT analysis. So it shouldn't be a surprise to you that there are only 10 questions, right? बस 10 क्वेश्चंस थे। इनफैक्ट ये दिस विल बी एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर दोज पीपल हु वांट टू परस्यू लॉ एज अ करियर, राइट? उनके लिए सरप्राइज होगा कि 10 क्वेश्चन, एंड आउट ऑफ ऑल दीस 10 क्वेश्चंस ऑल वेर डूएबल, ऑल डूएबल, राइट? नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन वाज देयर जिसमें कि आपको ये महसूस हो कि ये मेरे से नहीं होगा। द मिनिमम टाइम आई वुड प्रेस्क्राइब वुड बी 7 मिनट्स। ये ऐसे बच्चे के लिए जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, who has very sincerely and very proficiently practiced mathematics, and the maximum time I would say 13 minutes, right? And 10 questions and 10 minutes will be the time for an average kid, right? So 7 minutes very good kid, 13 minutes one who is not very comfortable with numbers, right? उसके लिए 13 minutes लगेंगे, average kid के लिए 10 minutes 10 questions, right? Now तो पहले तो ये समझिए कि here in this examination QA is an opportunity. I wouldn't say that बहुत सारे क्वेश्चन QA में नहीं है, 10 क्वेश्चन ही है, लेकिन 10 क्वेश्चन भी काफी हैं to compensate for some of the losses in the other sections. अगर आपको सपोज करो 2-4 क्वेश्चंस अगर आपके अपने फ्रेंड से 2-4 क्वेश्चंस आपने अगर जनरल अवेयरनेस में कम किए या फिर लीगल अवेयरनेस में कम किए, तो मैथमेटिक्स आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जरूर देगा, बिकॉज क्वेश्चंस आर डायरेक्ट, straightforward, and let me also tell you they are easy as well, right? Now let us look at the questions one by one. अगर मैं कुछ questions आपको बताऊं, so I guess since we have 10 questions here, these are the 10 questions, I guess. So these are the questions, right? अब यहाँ पे देखिए सर, you'll always find these questions in the last of this paper. So ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे 141 से लेकर के और 150 के बीच में, 141 से शुरुआत है 140 के बीच में, ये क्वेश्चन दिस इज नथिंग बट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आप लोगों ने पढ़ा भी है, डिस्कस भी किया है हम लोगों ने बहुत बार, कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज योर एक्सपेंडिचर, ठीक है? 1 रुपए प्राइस था, क्वांटिटी कितनी थी, एक्सपेंडिचर क्या था, दिस वाज द एक्सपेंडिचर, राइट? तो आप ये सकते हो कि 1Q वाज द एक्सपेंडिचर, ठीक है? अब प्राइस घटा दी गई 25%, यानी कि प्राइस 35% 25% कम हो गया, तो प्राइस इज नाउ 0.75, राइट? P. अब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए सो दैट द एक्सपेंडिचर, सो दैट द सेल्स इंक्रीजेस बाय 20%, यानी सेल्स इज 1.2, व्हाटएवर PQV। ये कॉमन सेंस भी कह सकता है कि दिस इज नथिंग बट, अगर 0.75 को 1.2 बनाना है तो दिस विल बी नथिंग बट, क्वांटिटी इज नथिंग बट 1.2 डिवाइडेड बाय 0.75, जो कि आपको 1.6 मिलेगा, which is 60%, right? So 60% is the answer. 142 is a very straightforward question. 1986 is not a leap year, right? So 1986 से 1987 काउंट करोगे, एक दिन बढ़ जाएगा, it will be Wednesday. ये Wednesday था तो 1987 the same day will be Thursday. अब आपको बेसिकली फरवरी का की डेट नहीं जानी सर, आपको जनवरी पे आना है, उसके पीछे जनवरी पे आइए और बेसिकली डेज काउंट करिए, जितने डेज होंगे उतना माइनस कर सकते हैं थर्सडे में से, अगेन इट विल बी थर्सडे। 143 कैसा क्वेश्चन था जिसको बनाने के लिए बहुत सारे इसमें बच्चे गलती ये कर सकते थे कि इसमें वॉल्यूम नहीं निकालना था सर। प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू फाइंड द एरिया। आपको किसी भी स्थिति में वॉल्यूम नहीं निकालना था इस क्वेश्चन में, राइट? जिस बच्चे ने ये सोचा कि इसमें वॉल्यूम निकालना है, सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो उसने गड़बड़ कर दी। इसमें सिंपल सा ये करना था, ट्वाइस इनटू LB प्लस BH प्लस LH माइनस LB, दैट्स ऑल, एंड दिस वाज योर आंसर, राइट? और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते तो 49 के आसपास आंसर आता। If you look at this question, 144, very easy question, very straightforward question. Nobody can say कि सर इस क्वेश्चन में ये हमसे नहीं बना। आप देखिए क्वेश्चन में सिंपल सी चीज मेंशन किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज सपोज X मान लो, राइट? एंड
question says that distributed among children in such a way that number of sweets received by each children is 20% of the total number. यानी हर बच्चे को 20% of total number मिला, यानी total number is x, इसका 20% यानी कि 0.2x मिला. This is the total number of sweets distributed is equal to 405. यहाँ से जैसे ही कैलकुलेट करोगे आपको x की वैल्यू आ जाएगी something around I guess 45, right? And the answer will be x की वैल्यू 45 आ जाएगी. अब भाई टोटल स्वीट्स इतने हैं और बच्चे 45 हैं, तो मिला कितना? How many sweets did each receive? So 405 divided by this 405 divided by 45 and you'll be getting 9 as the answer, right? Again very straightforward. तो इसमें ना simply आपको बस you had to just think. सही बात है. Question number 145, इससे आसान क्वेश्चन कोई क्या दे सकता है आपको? मतलब संभव है कि मतलब इससे इजी क्वेश्चन आएगा. स्पीड s है ट्रेन की, राइट? 8 सेकंड ले रहा है वो बेसिकली टेलीग्राफ को क्रॉस करने में. स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, राइट? और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेकंड केस में स्पीड इतनी है और टाइम यहाँ पे 20 सेकंड का लग रहा है, विच इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म विच इज 264. एल आपको पता है इट इज नथिंग बट 8s. यहाँ पे जैसे ही 12s करोगे दिस इज 264, स्पीड आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड, राइट? अब 22 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे गलती ये मत करना, यहाँ पे यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है, राइट? किलोमीटर पर आवर में. सो बेसिकली 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 18/5 एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर 79.2. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं यहाँ पे लिख दूं डिफिकल्ट, राइट सर? एक देयर इज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जिसके बारे में मैं डिफिकल्ट बोलूं. 146 वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसको अगर आप प्रॉपर मेथड से नहीं भी सॉल्व करते तो आप देख सकते हैं 25% का फायदा हो रहा है और 20 रुपए, राइट? हर आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस अगर 20 रुपए 1 रुपए है तो 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 20 रुपए हो गई. अब बताइए, मुझे बताइए यहाँ से एक ही नंबर ऐसा मिलता है 16 जिसका 1/4 होता है 4, जब ऐड करोगे तो 20 मिलेगा. बाय डिफॉल्ट इट हैज टू बी द आंसर. सीधा आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे सर. आपको इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं. Don't even need a pen, sir. You don't even need a pen for that. पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है. यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन 146 एंड ये क्लॉक का जो क्वेश्चन है, राइट? फॉर दैट मैटर अगर आप इसकी भी बात करें, फॉर दीज क्वेश्चंस यू डू नॉट नीड पेन एंड पेपर, आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? इसके बाद आप आ जाइए 147 पे. क्या करना था इसमें? आपको सिंपल रेशियो निकालना आता है सबको? कोई ऐसा है जो ये देख रहा है जिसको रेशियो नहीं निकालना आता हो? आप देख रहे हो यहाँ पे A:B का रेशियो दिया हुआ है. A:B इज नथिंग बट 100:75 और आपको B:C दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट? B कैन बी, दिस इज 100:96, 4 मीटर से हराता है. अब मुझे बताइए यहाँ पे आपको A:C निकालना था. ये 75 को 100 बनाने के लिए आप क्या मल्टीप्लाई करोगे पूरे में? यू विल बी मल्टीप्लाइंग दिस बाय व्हाट? 4/3. एंड A:C का रेशियो क्या आ जाएगा? 100:72. A 100 जाता है तो C 72 पे जाता है, तो A ने C को कितने रेस से हराया, कितने मीटर से हराया? ऑब्वियसली आंसर हैज टू बी 28. दोनों के बीच में डिफरेंस ही 28 का होगा. क्या था इस क्वेश्चन में? आपको A:B B:C दिया हुआ है, आपको A:C निकालना है. कुछ भी था इसमें? दैट इज द रीजन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इट इज अ बोनांजा फॉर यू. दिस विल एक्ट एज अ क्वेश्चन, राइट? दिस विल बेसिकली हेल्प यू टू कंपनसेट फॉर द अदर सेक्शंस. अगर आपने लीगल एप्टीट्यूड में, अगर लीगल, जैसे अमनदीप सर ने कहा कि लीगल अवेयरनेस से क्वेश्चंस था, करेक्ट, राइट? अगर आपको लीगल अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशन आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, सपोज करो कि जनरल अवेयरनेस में आपको प्रॉब्लम है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, आपको राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, अगर 2-4 क्वेश्चंस वहां पे गलत कर दिया आपने, तो आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप उसको कंपनसेट कर दें. सही बात है, राइट? इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, क्या था इसमें? प्रेजेंट एज इज 3:4, 3x है और 4x है सर. 5 साल पहले इनकी एज क्या होगी? 3x - 5, 4x - 5, राइट? सो बेसिकली 3x - 5 अपॉन 4x - 5, और ये रेशियो क्या था? 5:7. इसको बस सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी थी सर. सीधा x की वैल्यू निकालनी थी, राइट? और उसके बाद आपको बेसिकली आंसर आ जाता 40 + 30 70. x की वैल्यू 10 आती, तो ये 30 का हो जाता, ये 40 का हो जाता, दोनों को ऐड करके तो 70 हो जाता. 149. दुनिया ये जानती है, जिसने क्लॉक का अगर बेसिक भी किया है ना, उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आर हैंड जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है. अब मुझे एक चीज बताइए, 8 बजे से शुरू हुआ और 2 बजे खेल खत्म हुआ. 8 बजे से 2 के बीच में, 8 से 2 के बीच में कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं. 1 घंटे में 30 मिनट्स, तो 6 घंटे में 6 × 30, दिस इज हाउ मच? 180 डिग्री. इसके लिए पेन और पेपर की जरूरत थी? नॉट रिक्वायर्ड. एंड व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे बच्चे ना ये कह सकते हैं सर ये रिमेनिंग वर्ड मेंशन किया गया, इसको कैसे करेंगे सर? सर अगर आप परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं
उसकी सैलरी कितनी है? 18,400। ठीक है जी। ये उसमें से 30% उसने बेसिकली फूड पे खर्च कर दिया। 30% अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना सर? 70%। दिस इज द रिमेनिंग। राइट राइट। अब इस रिमेनिंग का अब कहा जा रहा है कि 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन कन्वेंस। ये जो रिमेनिंग है इसका 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना सर? 60% बचा। नाउ सेकंड, इसके बाद दिस इज नाउ द रिमेनिंग पार्ट। राइट। अब इसमें से जो रिमेनिंग है कहा जा रहा है कि एंड क्लोथ एंड सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग। अब इसका 50% रिमेनिंग खर्च कर रहा है तो बचा कितना सर? 0.5। अगर आप सिंपल यही करना था इसमें, आप रिमेनिंग 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 बोल करके सर बार बार हम कैसे माइनस करेंगे, वो करना ही नहीं था इसमें सर। आप सिंपल सा देख लो, 30% खर्च हुआ सर, 70% बचा, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। उसके बाद 40% खर्च हुआ तो 60% बचा, और 50% खर्च हुआ तो 50% बचा रिमेनिंग का। एंड दिस गिव्स यू व्हाट? 18,400 into 0.210। ठीक है, सीधे कैलकुलेट करके आंसर क्या निकालना था? 3864। That's it. This was all. राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको एक्सप्लेन करने में ही कितना मिनट का टाइम दिया होगा? आई डोंट थिंक सो आई हैव टेकन मोर देन 10 मिनट्स टाइम। हार्डली सर, हार्डली 10 minutes. राइट। तो दैट इज द रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली आई जस्ट मेंशनड यू, राइट, कि द थिंग इज दैट कि आपका मिनिमम द टाइम यू शुड बी टेकिंग, राइट, मिनिमम टाइम you should be taking is 7 minutes, maximum time will be 13 minutes, and the average time you should be taking is 10 minutes. मैं इसमें दो क्वेश्चन को थोड़ा, एक जो सिस्टम का क्वेश्चन था उसमें विजुअलाइज करने की जरूरत पड़ सकती थी, राइट, वो एक क्वेश्चन जिसको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, और दूसरा एक क्वेश्चन जिसमें कि आप सेकंड क्वेश्चन, इफ आई से दैट लास्ट का एक क्वेश्चन था जिसमें रिमेनिंग वाले में अगर हो सकता था कि बहुत सारे बच्चे लंबे कैलकुलेशन में उलझ जाते, राइट, उस दो क्वेश्चन को मैं सिर्फ हटा दूं तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपके 8 करेक्ट होने ही चाहिए थे। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है सर। यहाँ पे अटेम्प्ट वाली बात मैं नहीं करूंगा कि इतने अटेम्प्ट इतने करेक्ट, नो सर। मिनिमम मतलब अगर किसी का मैथमेटिक्स एवरेज भी है और उस बच्चे ने अगर 10 मिनट या 13 मिनट का टाइम लिया तो उसका 8 मिनिमम करेक्ट होना ही चाहिए। इसके नीचे इट इज नॉट नेगोशिएबल, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता इसके नीचे। और बेस्ट है कि आप 10 में 10 इसको स्कोर करें, वो तो बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं कर सकते हो, दिस इज समथिंग which will be the minimum cut off in this particular section for me, right, and with an average time of 10 minutes. So this was all sir. Amazing sir, विनीत सर, ये तो एक्चुअली इसको कट करके एडिट करके दिस शुड बी अ क्रैश कोर्स। मेरा तो सर आपने 10 मिनट में क्रैश कोर्स करा दिया सर। मुझे पूरा रिवीजन, आई हैव स्टडीड दिस सर अ डेकेड बैक, मोर देन अ डेकेड बैक। मुझे एकदम सारा का सारा तक आपने रिवाइज करवा दिया। ब्रिलियंट सर, थैंक यू सो मच सर, मजा ही आ गया। क्या बात। और सर इनकी डिफिकल्टी लेवल आपने एकदम सेड इट सो परफेक्टली कि डिफिकल्टी लेवल ऐसा था कि कोई एवरेज से एवरेज बच्चा, कोई थोड़ा सा वीक भी है, उसको भी अगर बस लगता है इस पे करता, थोड़ा दिमाग लगाता, 5 नंबर तो सर मतलब जो मेरे जैसा, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता, जो डरता है मैथ्स देखते ही, वो भी सर इसलिए मैंने कंक्लूड किया, मैंने शुरुआत में ही इस चीज को बोला कि सर जनरली दूसरे एग्जामिनेशन से ये इस एग्जामिनेशन का नेचर बहुत अलग है। अगर आप क्यूए से कंपेयर करें लीगल एप्टीट्यूड को, लॉजिकल रीजनिंग को, वर्बल एबिलिटी को एंड जनरल अवेयरनेस को, तो सर उनका लेवल अगर यहाँ पे है तो क्यूए का लेवल यहाँ पे है। दिस इज द ओनली एग्जामिनेशन जहाँ पे क्यूए आपको हेल्प करता है दूसरे सेक्शंस में। ज्यादातर दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं वेयर इन लाइक आईपीएम या रोहतक की बात हो गई, या जनरल एग्जामिनेशन, या फिर अगर ड्यू जैट की बात करें, वहां पे दूसरे सेक्शंस ज्यादा हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द लॉस इन क्यूए, राइट। यहाँ पे उल्टा क्यूए आपको हेल्प कर रहा है टू कंपनसेट फॉर द लॉस इन जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, राइट, बिकॉज वो सारे सेक्शंस जो है अनप्रेडिक्टेबल हैं। क्यूए इज वेरी प्रेडिक्टेबल सर। क्यूए में कुछ भी अप्रोक्सीमेट नहीं होता सर। 2 + 2 इज नॉट अप्रोक्सीमेटली 4, इट इज एग्जैक्टली 4। यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं हो, सब्जेक्टिविटी हो ही नहीं सकता सर। सब्जेक्टिविटी नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन सर। ब्रिलियंट सर, वेल सेड सर। और सर सब्जेक्टिविटी से याद आया सर, हमारे लॉ का तो अगर हम बात करें तो पूरे फुल ऑन सब्जेक्टिविटी चलती है सर। एक साल ए लेट और क्लैट, अगर एक साल से 2013 में उन्होंने बोला ऑप्शन ए, सेम क्वेश्चन 15 में पूछेंगे और वो उसका आंसर अब की बार आ जाएगा सी। मतलब तो यही है सर, थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगा सर। आई रियली एंजॉयड इट सर thoroughly, and thank you so much sir. I'm sure students have benefited from this, और किसी को कोई डाउट भी था तो आई एम श्योर विद दिस, अगर आपने यही देख लिया एनालिसिस, आपके डाउट्स भी सारे क्लियर हो गए। तो गाइज अब आ जाते हैं सबसे हम कह सकते हैं सबसे जो कम टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट जो था आपका, वो आपका था जनरल अवेयरनेस, जीके।
तो उसके लिए हम बुलाते हैं हमारे एक्सपर्ट को, जो है अभिमन्यु। तो मैं खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ जनरल अवेयरनेस के बारे में दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त पेपर था। क्यों? बिकॉज इट वाज अ हेल्दी मिक्स ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड देयर वर एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस एज वेल। देयर वर static questions which were which you won't even have expected। वैसे क्वेश्चंस भी थे और कुछ क्वेश्चन इतने स्टैटिक ऐसे थे जो कि आपने एक्सपेक्ट किए थे कि यार ये तो पूछा जा सकता है, ये तो सर ने क्लास में बोला था, मैम ने क्लास में बोला था, ये तो पक्का आएगा। तो वो वाले क्वेश्चंस भी थे। तो इट वाज अ हेल्दी मिक्स ऑफ ऑल दीज, राइट। तो मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं जो स्टैटिक से, जिन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया स्टैटिक को, उनको जरूर देखकर थोड़ा सा लगा होगा अरे यार ये क्या होगा, काफी सारे स्टैटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट अगर आप लोगों ने जितना मतलब बेयर मिनिमम जो आपको बोला हुआ है वो अगर आपने किया हुआ है, तो आई एम श्योर आपने यहाँ पे भी झंडे गाड़े ही गाड़े होंगे डेफिनेटली। अगर मैं आपको बताऊं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं, डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो मैंने जैसा बताया इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी था, एक्सट्रीमली इजी भी था, करंट अफेयर्स भी था और आपके पास स्टैटिक भी था। एक हेल्दी मिक्स था सभी का। तो मैं यहाँ पे आपको कहूंगा एवरेज, मैंने अभी कैलकुलेट किया कि अगर मैं आई वेंट टू 2009, मैं जब 2009 में मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से अगर मुझे पता होता क्या कितने अटेम्प्ट करता, आइडियल मार्क्स क्या होने चाहिए थे, तो मेरे हिसाब से आइडियल मार्क्स होने चाहिए थे दोस्तों यहाँ पे 21। ठीक है, 21 ज्यादा नहीं, 21 नंबर अगर आ जाते आपके, अगर आपके मैं तो कहूंगा हाँ 50% से 60% के बीच, मतलब 18 से 21 मान लो, चलो 55%, तो 18 से 51 के बीच में अगर आपका स्कोर आया है तो वेल डन, गुड जॉब। अगर उससे ज्यादा आया है वेरी गुड, यू आर ऑलमोस्ट थ्रू, आप तो जा रहे हो, चक दे फट्टे कर दो, बाय बाय कर दो मॉम डैड को, ठीक है, यू डेफिनेटली गोइंग ठीक है, एनएलयू दिल्ली जा ही रहे हो आप, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो आई एम श्योर अब आपको फाइनली इंतजार होगा कि ओवरऑल कट ऑफ क्या रहा इस बार का, तो वो आपके साथ अभी हम फटाफट से शेयर कर देंगे। तो ये रहे, आज हमारे साथ आकाश सर नहीं है बट विनीत सर हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं जो बोलूंगा विनीत सर, एक बार प्लीज आप कंफर्म कर दीजिएगा कि मैं इस कैलकुलेशन मेरी सही बैठी कि नहीं बैठी। तो जीए में मैं पकड़ रहा हूँ दोस्तों 21 मार्क्स। एलआर में मैम रुइन मैम 26 ले लेते हैं। एलए में अमन सर ने बोला हमें 28, तो 28 ले लेते हैं। 54 आशीष सर 22। यस सर, 22 54 और 22 हो गए आपने 76 के बाद क्यूए में, हालांकि जिस तरह से बनीत सर ने बताया मेरे को तो 10 बोलने का मन कर रहा है, बट सर ने बोला 8 तो अपने 8 ही बोलते हैं, तो 8 तो सर 76 था ना पहले, 76 प्लस 8 हो गया 84। बनीत सर सही चल रहा हूँ ना? Yes, sir. 84 प्लस 21 जनरल अवेयरनेस में दोस्तों आपका स्कोर आ गया है 105, 105 आउट ऑफ 150। तो आप ये तो डेफिनेटली कह सकते हो कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एलेट मॉक्स जो आपने अभी तक दिया है। 105 स्कोर आ रहा है आपका। अगर आप 105 से काफी दूर हो और आपको लग रहा है अरे यार मैं तो 70 ही लाया, मैंने तो इतने अटेम्प्ट ही किए थे, विनीत सर, अभी आशीष सर, अमन सर, रोहिन मैम, आप सब प्लीज फील फ्री टू चिप इन। अभी रिसेंटली मुझे अभी कल या शायद आज ही मुझे क्वेश्चन आया, आई कांट रिमेंबर, मुझे पूछा उन्होंने कि सर मैं 100 अटेम्प्ट करती हूँ, ठीक है, मैं एलेट का एग्जाम मॉक देती हूँ, मैं 100 टारगेट रखती हूँ अटेम्प्ट्स का। तो अब सोचो सर अगर कोई 100 का अटेम्प्ट रखे यहाँ पे और 100 में से 100 भी लिया है तो भी वो कट ऑफ तो मीट ही नहीं कर पाएगा। तो चाहे एक्यूरेसी आपकी कितनी भी हो, अगर आपकी स्पीड नहीं है तो फिर तो दिक्कत ही है, राइट सर? बिल्कुल। तो गाइस देख लो, आप सारे के सारे एक्सपर्ट्स आपको यूनानिमसली यही सलाह दे रहे हैं, सबके सब यही बोल रहे हैं कि अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ाओ। और अमन सर ने जैसा बोला बी फ्लेक्सिबल, राइट अमन सर, दैट्स द मंत्रा फॉर टुडे, बी फ्लेक्सिबल विद योर अप्रोच। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एंड आई थिंक हमने एलए में 28 to 31 was my attempt, so I guess score जो था वो हम 25 के आसपास, 25 to 26, so 105 की बजाय we can say that 101 102, right? मतलब 102 ले लेते हैं। हाँ, ये हम बच्चों को बोल सकते हैं। एंड वो भी क्यों, बिकॉज ओवरऑल जो था, राइट, इट वाज ऑन द इजियर साइड। अगर आपने लेकिन सर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ये स्कोर, उनको ये सुनकर फील हो रहा होगा कि कैसे आएगा इतना स्कोर, लेकिन कैच यही था कि यू हैड टू लाइक आपको पहले एनालाइज करना था कि कौन सा सेक्शन में आप कितना जल्दी क्या उठा सकते हो। आई थिंक अगर आपने वो कर लिया होता then it was for example LA, I don't think legal reasoning का सवाल किसी का गलत होना चाहिए था। So legal reasoning इतना टाइम था आपके पास, और अगर आपको टाइम मिल जाता है then again there is no reason why, और कोई बहुत मुश्किल नहीं था। So I guess 101 102 would have been good. Right sir. So thank you so much Avan sir. Vineet sir, any parting comments please? Sir, the only thing is that
105 हमने रखा, बट एग्जैक्टली अगर हम खुद को स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसके जगह पे खुद को रख करके देखें, एंड गिवन द एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट, द दैट एंजाइटी ऑफ द एग्जामिनेशन, और वो सारी चीज़ें वेरिएबल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वेरिएबल फैक्टर्स, उसको कंसिडर करें, तो मैं अपने तरफ से, जैसे कि अमनदीप सर ने उसको रिवाइज किया 101, 102, अपने तरफ से मैं 5-6 क्वेश्चन का क्वेश्चन हमेशा देख के चलता हूँ बच्चों को, बिकॉज हमने इसको जब हम सॉल्व करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, तो मैं बहुत ही काम, कूल एंड कंपोज्ड एनवायरनमेंट में करते हैं. Right. And that too, the thing is that we know the shortcuts for many questions and all those things, right? But बहुत बार जो बच्चा होता है वो basically traditional method, traditional approach अपनाता है, and most of the students do this, right? ऐसा कोई नहीं है कि मैं 2-4 स्टूडेंट ही करते हैं, most of them do it. There are only few people who know who actually do apply those aspect. Because बात ये है कि बच्चे को ये भी पता है कि मुझे इसके बाद ये सेक्शन भी करना है, ये सेक्शन भी करना है, so he is into a lot of mental pressure. So I would think that any marks 100 plus, anybody who has scored 100 or 100 plus, वो बहुत ही सेफ साइड पे है इसको देखते हुए. हालांकि मैं कहूँगा 95 प्लस वाले भी दे आर नॉट एट ए वेरी एडवर्स पोजीशन, वो उनकी हालत बुरी नहीं है, बट अगर 100 प्लस पे अगर आप करते हो तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप होशियार बच्चे हो, सैल्यूट टू यू, मतलब ये जरूर कहूंगा, यू आर एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. राइट, थैंक यू सर. आशीष सर, पार्टिंग कमेंट्स. I think both Aman sir and Vineet sir have summed it really well. But just one line, I think what score that all of us I think have given. So ऐसे जैसे Vineet sir ने कहा कि हम एक comforting zone में होते हैं और बच्चे के ऊपर जब वो टिकिंग एक चलता रहता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि प्रिपरेशन के ऊपर आप विश्वास करें. कई लोग क्या होते हैं कि जब आपका अगर एक मॉक में कम मार्क्स आया, 2 मॉक में कम मार्क्स आया, तो आपको लगता है कि अरे हमने तो कुछ प्रिपरेशन किया ही नहीं, और उससे आपकी प्रिपरेशन और नीचे चली जाती है. और फिर दूसरा एक क्वेश्चन, जैसे ही एग्जाम की डेट आती है, अभी तक तो जब तक एग्जाम की डेट नहीं थी तो आपको लगता था आपको सब कुछ आता है. जहां एग्जाम की डेट अब डिक्लेयर हो जाती है तो आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता है. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी ऑफ द सिचुएशन, दैट व्हाट इज दिस. आप एक चीज के लिए पढ़ते आ रहे हो और अब पेपर आ गया है, तो ऑफ कोर्स आप इसीलिए पढ़ रहे थे ना कि आपको उसका एग्जाम देना है, राइट? So you have to understand that particular point also, that you were preparing for a paper and कभी ना कभी ये पेपर होना ही था या होगा ही in fact, right? So please understand. तो जब आपका एक क्वेश्चन आता है इन 12 दिन में हम क्या पढ़ें और अभी तक जो हमने नहीं पढ़ा है, अरे भैया जो आपने पढ़ा है उसी को अब आपको एक ऐसा कैप्सूल सा बनाना है so that you take it and then you get benefit of that particular thing on the final day. So this is what you have to do, right? Some things of course in GA भी है, चाहे मैथ तो इसमें चलिए थोड़ा सा मैं कहूँगा कि क्वेश्चन जैसे सब यूज करें, लेकिन बाकी सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको चाहे आप जितना भी पढ़ लेंगे तो आपको उसको लगेगा कि वो कमी है. अब आप GA में जो सर बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम डिफिकल्ट था और एक्सट्रीम इजी था, और स्टैटिक का ऐसे क्वेश्चन आए थे जो शायद या तो आपने कभी सुने नहीं होंगे या कभी आए नहीं, वोकैबुलरी का ऐसा वर्ड आ गया जो सुना नहीं है. तो कहीं ना कहीं तो आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, ये बोलते वक्त कि मैंने प्रैक्टिस करी है, और वहीं से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, वहीं से आपको पॉजिटिविटी मिलती है और आपका स्कोर वहीं से बढ़ जाता है. दिस इज व्हाट यू शुड डू इन लास्ट 10 days. Thank you, sir. Thank you so much. I'm sure students would have definitely benefited from the wonderful parting words that you've shared with us. Ruin ma'am, सबसे पहले तो thank you so much. आपकी वजह से अभी मुझे इतनी जबरदस्त भूख लग रही है कि मैं फिर जाके 2-4 रोटी तो ज्यादा खाने वाला हूँ. क्यों आशीष सर? आशीष सर और मैं तो बहुत बड़े फूडी हैं ही मैम, तो हम तो डेफिनेटली जाके थोड़ा सा मस्त, काफी भूख आपने इंसाइट के लिए. थैंक यू सो मच. नाउ मैम प्लीज पार्टिंग कमेंट्स. सर सब चीजें बोल दी गई हैं. जैसे आशीष सर ने अभी कहा कि आपने तैयारी करी है. Guys, you know 150 questions है, 90 minutes है. आप नहीं 150 के 150 अटेम्प्ट कर सकते हो. You know your potential. आपको जैसे अभी अमन सर ने बोला कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए. So please एक बारी just make sure आपको पता है कि आप कितनी स्पीड और एक्यूरेसी से काम करते हो. आप मॉक्स दे रहे हो, इसका एनालिसिस करिए. उस एनालिसिस से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप राइट नाउ किस पोजीशन पे हो. एंड देन ऑब्वियसली 150 के 150 अटेम्प्ट नहीं होने वाले हैं, तो मुझे जितने अटेम्प्ट करने हैं मुझे वहां से नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग. ये मान के चलिए. एंड आई थिंक योर
आप लोगों ने बहुत तैयारी करी है, इतना टाइम हो गया है, इससे ज्यादा तो मुझे लगता है किसी बैच को टाइम नहीं मिला है तैयारी करने के लिए। तो आपको बड़ा टाइम मिला है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हो, यू कैन डू वेल, जस्ट हैव फेथ एंड गिव योर 100%. Thank you so much, ma'am. Ruin ma'am, wonderful wishes. So guys, with this we'll wrap up today's session. जाते जाते जो सब ने बोला आप लोगों को वही आपको ध्यान रखना है. क्या बात याद रखनी है आपको? अगर आपका स्कोर कम भी आया है, चिंता की बात नहीं है. वेकअप कॉल, अभी भी टाइम है. मेहनत करो, चीर फाड़ कर दो, पूरा अपना एफर्ट लगाओ, बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो. डेफिनेटली आप आगे अपने नंबर इंक्रीज करोगे ही करोगे. आइडेंटिफाई योर ग्रे एरियाज, वर्क ऑन इट. राइट, क्वेश्चंस करते जाओ, टाइम बाउंड करो. जैसा रुइन मैम ने बोला, घड़ी लेकर बस लगते जाओ, करते जाओ और आप देखोगे कमाल चमत्कार होता जाएगा. राइट, तो आई एम श्योर विद दिस जितना भी ज्ञान आपको चाहिए था इस मॉक के लिए हमने उससे ज्यादा ही दिया है, आपको बहुत ज्यादा दे दिया है. तो थैंक यू सो मच अगेन. आई विल थैंक आशीष सर, थैंक यू सो मच सर. रुइन मैम थैंक यू. अमन सर थैंक यू सो मच. विनीत सर थैंक यू सर. विनीत सर 2 बार थैंक यू बोलूंगा आपको क्योंकि आपने एक बार मेरे लिए क्रैश कोर्स भी करा दिया सर. दूसरी बार सर थैंक यू सो मच सर. So thank you guys, thank you for watching. We'll meet in the next analysis. Till then, take care. Good night. See you. Take care. Thank you, sir. Bye. Good night, Good everybody. night, sir. Good night, everyone.